अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में सिर्फ दो बातें सीखेंगे। एक बात तो कि एडवर्ब क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। दूसरी बात कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि एडवर्ब किसे कहते हैं। कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव। मतलब ये हुआ कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। चलिए इसको मैं एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ कि किस तरह से। मैं दो एग्जाम्पल दूंगा, एक तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा और दूसरी बात के दूसरी एग्जाम्पल में उसके अंदर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा। आइए एक एक करके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ये है शी सिंग्स अ सॉन्ग ब्यूटिफुल। इसका मीनिंग क्या है, अभी आप थोड़ी देर के लिए समझिए। ब्यूटीफुल यहाँ नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है। नॉर्मली गाती है ना, पता नहीं क्यों भद्दी आवाज़ में गाती है, बहुत शानदार गाती है, अमेजिंग किस्म की गाती है, नहीं पता कि उसकी आवाज़ कैसी है। लेकिन जैसे ही ये लफ्ज़ ब्यूटीफुल लगा ना, तो उसने उस एक वर्ड ने इस सिंग को ये वाजे किया कि जो गाना गाती है बहुत हाई किस्म की गाती है, बहुत अमेजिंग किस्म की गाती है। तो पता ये चला कि इसने, इस ब्यूटीफुल ने सिंग जो वर्ब है इसको मॉडिफाई किया कि ऐसी वैसी गाना नहीं, बहुत अमेजिंग किस्म की गाना गाती है। तो अब ये हो गया आपका एडवर्ब। समझ में आ रही बात। इसी ने इस सिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग किया कि ऐसी वैसी गाना नहीं, बहुत शानदार गाना गाती है। तो इसलिए इस ब्यूटीफुल को कहेंगे ये एडवर्ब है। दूसरा एग्जांपल कि जिसके अंदर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो, देखिए। ही इज वेरी टॉल। ये सपोज थोड़ी देर के मान लीजिए कि ये जो वेरी है यहाँ फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ही इज टॉल, वो एक लंबा आदमी है, ये ना होगा। पता नहीं बहुत लंबा है, बस मीडियम किस्म के, ये थोड़े लंबा है। जैसे ही ये लफ्ज़ वेरी आया तो इसने ही बता दिया कि जो लंबा है ना, थोड़ा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो जो टॉल है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सिफत है ही की। तो एडजेक्टिव को इसने मॉडिफाई किया कि लंबा तो है लेकिन बहुत बड़ा लंबा है। आया समझ में। इस दो एग्जाम्पल के जरिए से मुझे लगता है कि आपको एडवर्ब का डेफिनेशन अब समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी एक एक एग्जाम्पल्स लेते चले जाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर होता जाएगा। चलिए स्क्रीन देखिए, एडवर्ब की 5 किस्में हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसको समझेंगे कि इस किस तरह से इसके अंदर मॉडिफाई हो रहा है। ओके चलिए। ये लिखा है हमने, आई यूजुअली बाई ऑल वेजिटेबल एट द मार्केट। इसका अभी सपोज ये कीजिए,
ये नहीं है यहाँ पे, बस ये मान के चलिए क्या होगा, आई बाई ऑल वेजिटेबल एट द मार्केट। समझ में आ रही बात, कि मैं मार्केट में हर तरह की सब्जी यानी सभी सब्जी खरीद लेता हूँ। लेकिन इसके अंदर कौन से एडवर्ब है और एडवर्ब किस तरह से वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये समझना है असल, है ना। तो देखिएगा, लेकिन मैं मार्केट जाता हूँ, ये तो नहीं पता कि मैं कब जाता हूँ और कितने सब्जी खरीदता हूँ। बस ये आई बाय ऑल वेजिटेबल एट मार्केट, मार्केट में तमाम सब्जी खरीद लेता हूँ। इसका मतलब ये तो है कि आप कभी कभी जाते होंगे, कभी एक दफ़ा गए और तमाम सब्जी खरीद कर लेकर आए। लेकिन जैसे ये यूजुअली यहाँ पे लगा, तो इस यूजुअली ने बता दिया कि आम तौर पर ऐसा ही होता है कि यूजुअली उमूमन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कभी हम मार्केट जाते हैं तो तमाम सब्जियां मार्केट से खरीद लाता हूं। तो इसके अंदर बाई जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि खरीदता हूं तो कैसे, उमूमन ऐसा ही होता है, ज़्यादातर खरीदता हूं, ऐसा समझ में ना। तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब कसरत, तअद्दुद, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के और भी वर्ड है, जी हाँ, जैसे कि आपके ऑफन है, समटाइम्स है, जनरली है, रिपीटली है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं आई ऑलवेज बाई ऑल वेजिटेबल एट द मार्केट, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो ये एग्जांपल था आपका फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर के माने अंदाज। अब मैनर में क्या होगा, कई तरह के उसमें सेंटेंस आते हैं, जैसे कि चेयरली, खुशी का एक अंदाज होता है, जैसे सैडली, ठीक है, पेनफुली, हैप्पीली, ये सब के सब एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। Their toys. देखिए क्या लिखा है, The children were playing happily with their toys. Suppose ये है एडवर्ब, ये मान के चलिए ये जुमले के अंदर सेंटेंस में अभी नहीं है, तो क्या माने करेंगे, बच्चे खेल रहे थे अपने खिलौने से, है ना। लेकिन पता नहीं कि खुशी थी, गमी में था, किस तरह से खेल रहा था, इसका कोई जिक्र ही यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी बच्चे खेल रहे थे, खेलना जो वर्ब है, इस वर्ब को कैसे मॉडिफाई हैप्पीली ने किया, इस हैप्पीली ने किस तरह से मॉडिफाई किया कि हाँ, बच्चे जो खेल रहे थे अपने खिलौने के साथ वो खुशी में थे। तो खुशी जो हैप्पीली है इसी ने प्ले के अंदर मॉडिफाई किया और थोड़ी सी चेंजिंग की और कहा कि बस नॉर्मली नहीं खेल रहे थे बल्कि खुशी खुशी खेल रहे थे। आए समझ में। तो आप हैप्पीली की जगह आप यहाँ कह सकते थे सैडली, पेनली, चेयरफुली, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी वर्ड लाइए वो एडवर्ब ही होगा। इसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अब अगली एग्जांपल देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये देखिए ये क्या लिखा हमें, लिखा है शी हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन वी गॉट देयर। जब हम वहां गए वो पहले ही जा चुकी थी। सपोज यहाँ पे जो ऑलरेडी है ये मान के चलिए ये सेंटेंस में फिलहाल नहीं है, तो अब क्या माना है इसका पता है, शी हैड गॉन व्हेन वी गॉट देयर। जब हम वहां गए तो वो जा चुकी, पता नहीं कब गई थी, अभी गई थी
थोड़ी देर पहले गई थी या बहुत देर पहले गई थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस सेंटेंस में ऑलरेडी आया तो इस ऑलरेडी ने ये समझा दिया कि भाई कि तुम्हारे आने से पहले ही वो चली चुकी है, यहाँ से चल चुकी है, वो जा चुकी है। तो देखो इस ऑलरेडी ने ये बताया कि जो जाने का जो काम हुआ है ना, जो वर्ब हुआ है, जो वर्ब कौन है, ये पहले ही हो चुका है। यानी इसको वाज़ेह कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, माने को और वाज़ेह किया। आए समझ में ना? इसी को कहते हैं टाइम। देखो इसमें टाइम बताया जा रहा है, जो कि पहले बाद में अभी एक टाइम पर ही तो दलालत करते हैं ऑलरेडी, तो इसलिए ऑलरेडी वो एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। आए समझ में? चलिए अब एडवर्ब ऑफ प्लेस एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए स्क्रीन पर ये लिखा है दे गो एवरीवेयर विद मी। सपोज ये वाला सेंटेंस में नहीं है, ये मान के चलिए हम, तो क्या माना होगा? वो जाते हैं मेरे साथ, वो जाते हैं मेरे साथ। लेकिन कहाँ मॉडिफाई किया? अब सुनिएगा, वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं? कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, नहीं, बल्कि जब ये एवरीवेयर लगा ना, वो हमेशा, वो जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ वो हर जगह हमारे साथ जाता है। तो जाने का जो काम था इसको एवरीवेयर में और मॉडिफाई किया, कहा कि जब जब भी मैं जाता हूँ तो वो मेरे साथ जाते हैं। आए समझ में? तो इसी को कहते हैं एडवर्ब, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब को पूरी तरह से वाज़ेह करे। और ये वाज़ेह कर रहा है कि जब जब भी मैं जाता हूँ वो मेरे साथ होता है। ऐसा नहीं कि कभी आया कभी नहीं आया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब लास्ट में फाइनल बचा एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो उसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, ही वॉज क्वाइट एग्रीएबल टू एक्सेप्टिंग प्लान। क्या मतलब? इस पूरे सेंटेंस के अंदर ये जो आपको क्वाइट दिख रहा है, यही है एडवर्ब ऑफ डिग्री। कैसे? आप समझिए, ये जो पहले इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है, देखिए, वो बिल्कुल इत्तिफाक करता था, वो बिल्कुल मुत्तफिक था किसके लिए? प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए। कोई प्लान किसी ने पेश किया, उस प्लान को वो मानने के लिए पूरी तरह से रेडी था। तो अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, इसके माने है बिल्कुल, पूरी तरह से, फुल्ली। एक डिग्री है ना कि भाई डिग्री कैसे है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, बस शक वाला है, शक नहीं, या कंप्लीटली जो उसका एक लेवल है एक्सेप्ट का, वो पूरी तरह से रेडी था। इसीलिए कहा ही वॉज क्वाइट एग्रीएबल टू एक्सेप्ट द प्लान। उस प्लान को एग्री करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से मुत्तफिक था। तो बिल्कुल मुत्तफिक था। जो डिग्री है एडवर्ब का, वो क्वाइट बता रहा है। एक्सेप्ट करना या नहीं करना, इसी के अंदर मॉडिफिकेशन किया किसने? क्वाइट ने। कि नहीं नहीं, शक नहीं है एक्सेप्ट करने में, बिल्कुल वो एग्री करने में मुत्तफिक हैं। तो ये काम किसने किया? जो बिल्कुल 100% श्योरिटी दिया, वो क्वाइट ने दिया है, तो लिहाजा ये क्वाइट हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, ये 5 किस्में हो गई और 5 टाइप हो गए किसके? एडवर्ब के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ें जो आज ही की सबक में समझना है वो है प्रीपोजिशन। पहले समझते हैं प्रीपोजिशन ये होता क्या है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रीपोजिशन का मतलब होता है
एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा लफ्ज जो एक दूसरे को जोड़ता हो। समझ रहे हो? मान के चलिए एक वर्ड है ये, ठीक है। इस वर्ड ने, इसका काम ही है कि इन दोनों को आपस में जोड़ना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब ये है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान एक ताल्लुक पैदा करता है, एक रिश्ते को जोड़ता है। इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। मुझे लगता है बात एग्जाम्पल के जरिए से पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए स्क्रीन पर 2 एग्जाम्पल दूंगा। इन 2 एग्जाम्पल के जरिए से प्रीपोजिशन क्या होती है ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए एक एक करके मिसाल ले लेते हैं। और कीजिएगा, दिस बुक इज ऑन द टेबल। इसमें प्रीपोजिशन क्या है? साफ है कि ऑन है, लेकिन ये ऑन कैसे है भाई? प्रीपोजिशन का काम तो ये कि आपस में दूसरे को जोड़ना। देखिए इसका माने क्या है? ये किताब टेबल के ऊपर है ना? ये किताब टेबल के ऊपर है, तो किताब का जो कनेक्शन और ताल्लुक है टेबल से जुड़ गया, क्योंकि किताब कहाँ रखी है? ओहो, टेबल पे रखी है। तो किताब का कहीं ना कहीं एक रिलेशन, एक ताल्लुक टेबल से हुआ। तो ये ताल्लुक किसने पैदा किया? यही ताल्लुक ऑन ने पैदा किया, क्योंकि टेबल के ऊपर है तो ऊपर वाला ये फीलिंग और ऊपर वाला माना कौन दे रहा है? ये ऑन दे रहा है, तो लिहाजा ऑन प्रीपोजिशन हुआ। ठीक है, अगली एग्जांपल। ये है आई एम सिटिंग अंडर अ ट्री। मैं दरख्त के नीचे बैठा हुआ हूँ। इसके अंदर प्रीपोजिशन क्या है और वो कैसे एक दूसरे को जोड़ रहा है, इसको समझ लीजिए। देखो आई एम सिटिंग, ठीक है, मैं बैठा हुआ। कहाँ बैठा है? अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे। मेरा बैठना मेरे और दरख्त के दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान एक ताल्लुक पैदा किया कि कौन बैठा है दरख्त के नीचे? मैं बैठा हूँ, आई बैठा है। ठीक है, तो ये ताल्लुक किसने पैदा किया? डेफिनेटली इसने पैदा किया, अंडर ने पैदा किया, और यही अंडर प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, तो जो दो नाउन के दरमियान या दो प्रोनाउन के दरमियान एक ताल्लुक को, एक रिलेशन को पैदा कर दे, उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। और यहाँ पर अंडर ने ट्री और आई के दरमियान जो एक प्रोनाउन है, एक नाउन है, दोनों के दरमियान एक ताल्लुक, एक रिश्ते को पैदा किया, लिहाजा अंडर ये प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि बात अब क्लियर हो गई है। अब ये जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन की कुल कितनी किस्में हैं, प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं, ताकि आपको कभी और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन की कितनी किस्में हैं, आपको एग्जाम्पल के जरिए से ही पता चल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसकी एग्जाम्पल मैं देने लगा हूं, गौर कीजिएगा। दिस बुक इज ऑन द टेबल। गौर कीजिएगा, यह बुक टेबल के ऊपर है, और ये एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की। इसमें जगह की बात हो रही है कि किताब जो रखी है वो टेबल के ऊपर रखी है, तो टेबल पे एक जगह ही तो है, टेबल के ऊपर जो रखी है वो एक जगह ही तो जगह की बात हो रही है। तो लेकिन अब देखना ये है कि प्रीपोजिशन के अंदर जो
रिलेशन और ताल्लुक बनता है वो कैसे ताल्लुक इसमें कायम है। किताब कहाँ है भाई, टेबल के ऊपर है, तो ये बुक इसके ऊपर है, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन और ताल्लुक किसने पैदा किया, डेफिनेटली इसने। तो बस यही प्रीपोजिशन हो गया कि भाई किताब टेबल के ऊपर है, तो इन दोनों का रिलेशन और ताल्लुक पैदा करने वाला कौन, ये ऑन, लिहाजा ऑन को कहेंगे प्रीपोजिशन, है ना। चलिए अगली मिसाल देखते हैं। अगली मिसाल है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, देखिएगा। ये देखिए, तो और कीजिएगा। आई एम बॉर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ, मेरी पैदाइश जनवरी में हुई है। तो देखिए मेरी पैदाइश कहाँ हुई है, जनवरी में, तो मेरा ताल्लुक जनवरी से हुआ है, यानी आई का ताल्लुक जनवरी से हुआ। बट ये कैसे हुआ, ये ताल्लुक किसने पैदा किया, आई का ताल्लुक इस जनवरी के साथ, कि मेरा दुनिया में आने का जो दिन था वो जनवरी का था। तो आई और जनवरी में जो ताल्लुक एक तरह का हुआ, जो रिलेशन हुआ, किसने पैदा किया, डेफिनेटली इस इन ने। तो बस यही इन अब प्रीपोजिशन होगा, है ना। तो इतना आसान है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का आप माने समझ लीजिए ऐसा वर्ड कि जो आपस में दो लफ्ज़ों को जोड़ता हो। तो जाहिर सी बात है हर एग्जाम्पल में दो लफ्ज़ों को जोड़ रहा है, उसमें आई को इस जनवरी से जोड़ा है, तो लिहाजा दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाला काम इस इन ने किया, डेफिनेटली इन प्रीपोजिशन होगा, है ना। चलिए तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं, वो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये लिखा है शी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गई। इसमें कैसे समझना, इसमें एक तो डायरेक्शन है, भाई डायरेक्शन दे जा रहा ना, वो किधर गई, वो बाजार की तरफ गई, किधर गई, वो घर की तरफ गई, किधर गई, वो स्कूल की तरफ गई। तो बाजार की तरफ जाना भी एक डायरेक्शन ही तो है, बाजार की तरफ गई डायरेक्शन। अच्छा इसमें प्रीपोजिशन कैसे है और कैसे दूसरे के दरमियान रिलेशन और ताल्लुक पैदा कर रहा है, इसको समझिए। शी वेंट टू द मार्केट, इसके अंदर शी कौन, ये शी मार्केट, शी कहाँ गई है, लड़की जो है वो कहाँ गई, मार्केट गई। तो लड़की और मार्केट के दरमियान कहीं ना कहीं एक ताल्लुक और एक जब्त और एक रब्त पैदा किया, एक रिलेशन पैदा किया। किसने पैदा किया, इस टू ने, कि वो जो गई है मार्केट की तरफ गई है, तो मार्केट में और उस लड़की में एक ताल्लुक पैदा तो हुआ। इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। और ताल्लुक पैदा करने वाला, रिलेशन पैदा करने वाला ये टू है भैया, तो लिहाजा टू होगा प्रीपोजिशन, है ना। अमेजिंग। चलिए अब चौथी एग्जांपल देख लीजिएगा, जिसको कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ रीजन। ठीक है, इसकी एग्जांपल पहले देख लेते हैं। ये लिखा है मैंने, शी वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट। ठीक है, यानी उनको जो सजा मिली है वो क्यों मिली, लेट होने की वजह से मिली है। देखिए इसके अंदर क्या है, रीजन को बयान किया जाए, प्रीपोजिशन ऑफ रीजन, इसीलिए इसको कहा गया है कि एक ऐसा प्रीपोजिशन जो रीजन को बयान करेगा, किसी वजह को बयान करेगा। उस लड़की को पनिशमेंट मिली है, बट क्यों मिली, क्यों, एक रीजन है, लेट आई थी। अब देखिएगा, शी वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, जो फॉर है, फॉर एक रीजन पेश कर रहा है, उसको सजा मिल गई, शी वॉज पनिश्ड, उसको सजा मिली, बट क्यों, फॉर बीइंग लेट। उसको सजा जो मिली है, सजा के दरमियान और उसके दरमियान एक रिलेशन हुआ और वो फॉर ने पैदा किया,
इस ताल्लुक को। तो इसीलिए ये फॉर जो होगा प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न होगा, है ना। अमेजिंग, मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है प्रीपोजिशन, ठीक है। लास्ट वाला जो प्रीपोजिशन है वो है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ये प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई आला, कोई सामान, मतलब यूज जो होता हो वो चीज़ किसी वर्क के लिए या किसी जॉब के लिए। सपोज मैं एक एग्जांपल दूं कि आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल को डालने के लिए एक आला होता है, एक मशीन टाइप का, है ना। उसको भी आप इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, यानी वो एक आला है, ठीक है। आप गांव देहात में रहते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से चावल दाल, कभी वो मिट्टी का तेल भी दिया जाता है। तो मिट्टी का तेल देने का वहाँ एक तरीका होता है, वो एक 1 लीटर का एक डब्बा सा बना होता है, वो बाई गवर्नमेंट ही उसे प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या होता है, वो अजीब टाइप का बना होता है, तो उसको भी इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं। उसको एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये लिखा है पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर। और कीजिएगा, इसके अंदर एक लफ्ज आया है ये बाई, BY बाई। पेट्रोल बेचा जाता है लीटर के द्वारा, लीटर के जरिए बेचा जाता है। तो इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी आला का सहारा लिया जाएगा तो वो जो काम है वो ये बताएगा बाय। पेट्रोल जो बेचा जाता है, पेट्रोल का ताल्लुक इस लीटर से एक जोड़ा गया है। जो पेट्रोल है ना, उस पेट्रोल का एक रिलेशन और ताल्लुक इस लीटर से पैदा हुआ। बट किसने किया ये रिलेशन? डेफिनेटली इस बाय ने किया, है ना। तो जस्ट ये बाय ही होगा आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। क्योंकि इसका काम ही है कि दो नाउन को या एक नॉन एक प्रोनाउन को आपस में जोड़ना, उसके अंदर ताल्लुकात और रिश्ते को बनाना, इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। तो डेफिनेटली इसके अंदर भी पेट्रोल और लीटर का एक कनेक्शन हुआ, वो काम डेफिनेटली बाय ने किया है, तो लिहाजा बाय होगा अब प्रीपोजिशन। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत शानदार लगी होगी। इसमें 2 चीज़ें मैंने कवर कर दी है, एक तो प्रीपोजिशन और दूसरा एडवर्ब। तो मुझे बताइए कमेंट में आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि बहुत मेहनत की थी आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगी होगी। अगर लगी है शानदार तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।